मैथमेटिक्स क्लासेस। माय नेम इज अभय कुमार। आज मैं एसएससी और रेलवे में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम का डिस्कशन कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम जनरली नंबर सिस्टम सेट्स एंड इंडिसेस सिंप्लीफिकेशन एलसीएम एंड एचसीएफ ये चार चैप्टर मिला करके 15 से 20% क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजीएल प्री या टीयर 1 या 10+2 लेवल एग्ज़ाम CHSL जिसमें एसएससी का डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क का वैकेंसी आता है, उसमें 2 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछा जाता है 25 क्वेश्चन में से। सीपीओ में 5 से 6 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में पूछा जाता है और सीजीएल मेंस में 14 से 15 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर्स जनरली 2 प्रकार ऐसे जनरली नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर्स, तो नंबर्स को तो हम लोग जानते हैं। नंबर्स तो जनरल वही है 1 2 3 4 5 6 1/2 1/3 सारा क्या है, सारा नंबर्स है। लेकिन नंबर्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है रियल नंबर्स, एक होता है इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स किसको कहते हैं? जिसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स ना। जैसे मान लिया जाए कोई एक लाइन है, ठीक, लाइन में बीच में 0 है, इसके दायां साइड पॉजिटिव नंबर और इसके बायां साइड नेगेटिव नंबर ना। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो गया? इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन पर। लाइन पर हम दिखा सकते हैं कि 0 के इधर पॉजिटिव होगा, 0 के उधर नेगेटिव होगा। तो इसके बीच में भी बहुत सारा नंबर है। इसके बीच में कहीं होगा हाफ 1/2, कहीं पर इसके बीच में, इन दोनों के बीच में होगा 3/2 ना। तो ये हो गया रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर के बारे में हम जानते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए सबसे पहले सपोज किया जाए कि x² + 1 = 0 है, इसको कह दिया सॉल्व करने के लिए ना। तो सॉल्व करने के लिए अगर इसको हम कह दिए तो सॉल्व कैसे करेंगे? x² बराबर अलजेब्रा में पढ़े हैं, इधर आएगा तो -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे तो ±√100 होगा। तो अब ये रूट से ही बाहर नहीं निकल सकता है। अगर √1 कहीं पर है तो इसको हम √100 लिख सकते हैं, लेकिन ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा चूँकि निगेटिव है। रूट से बाहर कब निकलता है? जब इसका पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग होगा ना। मान लीजिए कहीं पर 4 है, √104 है, तो इसको अंदर में पेयरिंग कर सकते हैं 2 × 2, तो पेयर बाहर निकल जाएगा, तो इसका मान 2 होगा। लेकिन अगर कहीं पर है 4i, तो 4i है, अगर कहीं पर 4i है तो स्वाभाविक है इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 सपोज किया जाए 4i ना, -4 है ना, तो -4 को कैसे लिखेंगे? 2 × -2 लिखेंगे। पेयरिंग तो नहीं हुआ, यहाँ तो 2 2 का पेयर था, यहाँ 2 और -2 है, तो इसका पेयरिंग नहीं हुआ, तो इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए होता क्या है कि जनरली इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं? सबसे पहला चीज़ कि इमेजिनरी नंबर उसको कहेंगे जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नंबर लाइन पर हम इसको नहीं दिखा सकेंगे। जैसे हम रियल नंबर को यहाँ पर नंबर लाइन पर दिखा दिए, उस तरह से हम इमेजिनरी नंबर को नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकेंगे। तो which कैन नॉट बी रिटन इन नंबर लाइन, इसको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का एक और डिफिनेशन है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ ए निगेटिव नंबर, कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। उसे क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। अब एग्जांपल दैट क्या है? √100 - 33 या √100 - 19, √100 - 16, ये सब क्या है? कोई भी मतलब स्क्वायर रूट के अंदर में अगर कोई निगेटिव नंबर है तो हम उसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जनरली √100 - 1 को आई से डिनोट करते हैं, जो कि 11th क्लास में पढ़ना है। √100 - 1 को क्या कहेंगे? आई। इसको आयोटा भी कहते हैं, आयोटा का ही स्मॉल फॉर्म है आई ना। तो ऐसे अब कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानते हैं, ठीक। तो कम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे? देखो दुनिया में जितना भी नंबर है सब कम्प्लेक्स नंबर है ना। तो कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे हम 3 भी लिखें तो 3 भी कम्प्लेक्स नंबर है ना। तो कम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे? कि जिसमें जो कि मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जिसमें मिक्सचर रहेगा, मिश्रण रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे
ना। तो कम्प्लेक्स नंबर जैसे हो गया 7 + 4i, तो 7 प्लस, देखो 7 क्या है, रियल पार्ट है, 4i क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स नंबर ना। इसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। तो कम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम जेड से डिनोट करते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि 3 है, 3 तो रियल नंबर, 3 तो कम्प्लेक्स नंबर नहीं है, कहेगा कि इमेजिनरी पार्ट नहीं है, लेकिन है इसमें इमेजिनरी पार्ट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0i, इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तब इमेजिनरी पार्ट तो आ गया, ये तो है 3 ही, ये क्या है 3 ही, लेकिन 3 + 0i हम इसको लिख सकते हैं, तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर है ना। इमेजिनरी पार्ट इसमें हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो जनरली जितना भी नंबर है हम सबको कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। अच्छा, जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा उसको प्योरली रियल कहेंगे ना, और जिसमें रियल पार्ट नहीं रहेगा, जैसे कहीं पर रहेगा 4i ना, तो 4i जो है, तो 4i में यहाँ तो रियल पार्ट नहीं है, तो इसको हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी ना। तो कम्प्लेक्स नंबर उसी को कहेंगे जिसमें रियल पार्ट भी हो, इमेजिनरी पार्ट भी हो, उसी को हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। ठीक। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड बराबर a + bi लिख सकते हैं, जहाँ a कुछ नंबर होगा ना, कोई भी नंबर होगा, कोई रियल नंबर होगा, b भी कोई रियल नंबर है, तो a को हम कहेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, RE ब्रैकेट में जेड है, इसका मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड, और यहाँ bi को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक, पहले भी बता चुके थे कि i² बराबर -1 होता है। ठीक ना। अब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, कम्प्लेक्स नंबर का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड को नोटेशन इस तरह से करते हैं, मोडलस जो होता है ना, इसको हम दो लाइन जो खींचते हैं इसको मोडलस कहते हैं। तो मोड ऑफ जेड बराबर क्या होगा, √100a² + b²। सपोज किया जाए कि एक कम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i है, तो 3 + 4i, तो इसका अगर हमको मोडलस निकालना है, तो मोड ऑफ जेड बराबर क्या होगा, √100 3² + 4²। तो √100 3² का मतलब क्या होता है 9, अब 4² का मतलब क्या होता है 16, तो 16 9 क्या हो जाएगा 25, अब 25 से क्या निकलेगा बाहर 5, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट अब देखते हैं, इमेजिनरी नंबर को समझ गए। अब हम देखते हैं रियल नंबर। ठीक ना। तो रियल नंबर को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है इंटीजर और एक होता है डेसिमल। ठीक ना। तो इंटीजर को बाद में देखेंगे, पहले हम डेसिमल को देखते हैं। डेसिमल दो प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि दशमलव के बाद कुछ फिक्स डिजिट रहेगा, कुछ फिक्स संख्या रहेगा, जैसे 0 1 5 रुक गया, फिर आगे तो बढ़ा लें ना। तो 0 1 5 इसको हम फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 0.15 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 15 दशमलव की जगह पर 1, यहाँ पर क्या होगा 100 ना। तो इसको काटेंगे 5 से 3 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, तो क्या हम 3/20 इसको लिख सकते हैं ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब डेसिमल के बाद कुछ फिक्स नंबर रहे, 2 गो नंबर रहे, 4 गो नंबर रहे, 5 गो नंबर रहे, 6 गो नंबर रहे ना। जैसे 0.375, इसको भी अगर हम फ्रैक्शन के रूप में करेंगे 3/8 होगा। 0.91287, इसको भी कुछ हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, डेसिमल का दूसरा पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ कि दशमलव के बाद जो है वो कोई भी एक नंबर जो है ना वो रिपीट करते जाएगा, जैसे 0.777, ही मतलब जाते रहेगा, अनंत तक जाएगा 77। सपोज किया जाएगा जैसे 1/3 है, अगर हम 3 से 1 में भाग देंगे तो दशमलव देंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो 3 से 3 टाइम्स यहाँ 9 हुआ, फिर यहाँ 1 आ गया, तो दशमलव के कारण फिर 0 आएगा, फिर यहाँ 3 टाइम्स हम खिलाएंगे 9 आएगा 1, फिर 0 आएगा 3 टाइम्स, इस तरह से तो चलते रहेगा ना। इसी को हम कहते हैं रिपीटिंग। मतलब कोई या तो कोई एक नंबर रिपीट करे या कोई 2 या 3 नंबर रिपीट करे, जैसे 0.193 193 193 इस तरह से रिपीट करेगा, या रहेगा 0.45454545 या 0.992992992 इस तरह से रिपीट करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन रिपीटिंग डेसिमल किसको कहते हैं कि नॉन रिपीटिंग में क्या होगा कि कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा, इरेगुलर फॉर्म में, हालांकि मतलब टर्मिनेट भी नहीं होगा,
जैसे इसमें टर्मिनेट हो गया ना, कहीं जाकर के रुक गया है, इसमें रुकेगा नहीं ना। इस जैसे यहाँ भी अनंत तक गया ना, ये भी अनंत तक जाएगा, लेकिन होगा क्या कि कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। पैटर्न का मतलब क्या, यहाँ एक पैटर्न था कि 777 रिपीट कर रहा है, 193 रिपीट कर रहा है। यहाँ क्या आया, 1 2 3 आया, फिर 7 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया। कुछ से कुछ एकदम आते रहेगा, मतलब कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। तब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ जो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग को हम देखते हैं। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसको हम पहले देखते हैं। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग का दो पार्ट है, एक रिपीटिंग है, एक नॉन रिपीटिंग है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल से हम देख लेते हैं ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको हम लिखेंगे 0.6666। सपोज किया जाए इस तरह से 6 रिपीट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6 पर बार ना। इसको हम जो देते हैं इसको क्या कहते हैं, वार ना। तो 0.6 वार इस तरह से पढ़ेंगे। तो अब जब एगो पर बार लगा है तो हम इसको 6/9 कहेंगे ना। 6 है और नीचे में 9 दे देंगे, इसको ऐसे काटे छोटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। अब 2/3, 3 को अगर हम 2 से भाग देंगे ना, 0.666 इस तरह से रिपीट होगा ना। अब यहाँ क्या है, 0.848484, इसमें भी 2 नंबर रिपीट कर रहा है, इसको हम लिखेंगे 0.84 वार। ठीक, अब यहाँ 84 चूंकि 2 पर बार है तो इसलिए 84/99 कहेंगे। इसको हम काटे छोटेंगे तो क्या होगा, 28/33 होगा। अच्छा, 28/33 से अब 28 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.84 मतलब 84 इस तरह से रिपीट करेगा। ठीक, अब जैसे 0.387387 इस तरह से, तो इसमें रिपीट कर रहा है 387 इस तरह से रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो 387 बाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 999। चूंकि 3 को पर हम इस तरह से दे सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.387 पर वार, इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही 387/999 आएगा। इसको हम 43 बाय क्या कहेंगे, 11 कहेंगे। तो नॉन रिपीटिंग को भी हम मतलब ये जो डेसिमल फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं एक और नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं, ठीक ना। तो रेशनल नंबर, that numbers which are written in p/q form and also ना q is not equal to 0, मतलब वैसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। न्यूमरेटर ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहते हैं, जैसे 2/3, तो न्यूमरेटर हो गया, नीचे डिनोमिनेटर हो गया। तो 2/3 जो है, 2/3 p/q के फॉर्म में है। और यहाँ जो है डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं पर हम इस तरह से लिख देंगे 2/0 ना, तो ये मेरा p/q फॉर्म नहीं हुआ। 2/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी तक जो मैथमेटिशियन है 2/0 हो गया, 3/0 हो गया, 5/0 हो गया, इसका अभी तक कुछ वैल्यू नहीं निकाल सका, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड हो गया ना। तो इसको हम कुछ डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर जनरली कहेंगे किसको, दैट नंबर मतलब वह नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो रेशनल नंबर में जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हम देखें यहाँ पर ना, रेशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में जितना भी आएगा उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 प्रकार का था, एक रिपीटिंग एक था क्या, एक नॉन रिपीटिंग था। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी क्या होता है, p/q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक ना, लेकिन अब इसका मतलब क्या होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब इसको तो हम पी वाई मतलब नॉन रिपीटिंग डेसिमल को तो हम p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। जनरली फिर जो है नंबर इधर जैसे हम आते हैं इधर मतलब
ऐसे रेशनल नंबर यहाँ पहले समझ लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जैसे इस तरह से है कोई नंबर ना, रिपीट नहीं कर रहा है, पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको तो हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं जनरली। और है कोई भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया ना, 11 हो गया, 13 हो गया, मतलब जो कि अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर ना। तो कोई भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट होगा तो उसका भी जो वैल्यू आएगा, मतलब √103 जो होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो कुछ इसी तरह का पैटर्न आएगा ना, इसी तरह का पैटर्न आएगा, मतलब मतलब नॉन रिपीटिंग रहेगा और वो कभी रिपीट नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा और नॉन रिपीट होगा ना, टर्मिनेट भी नहीं होगा, मतलब यह अनंत तक जाएगा। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो यह अमेरिका तक हम लिखते जाएंगे, उसको सॉल्व करके वो आते जाएंगे, ठीक ना। तो इतना लंबा होगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं ना, तो कोई भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट होगा, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट होगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब इसका भी वैल्यू इस तरह से आएगा। अब आगे देखते हैं, ठीक। जैसे हम देखते हैं √103 ना, तो √103 का जनरली वैल्यू होता है 1.732, इसको ध्यान में रखना है। √3 का यूज हो जाता है मैथमेटिक्स बनाने में कहीं कहीं ना, तो 1.732 इसका वैल्यू होता है। और √103 को हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, चूंकि तो नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रहेगा, तो PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे 1.732 के बाद भी बहुत सारा नंबर आएगा, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू इसका हम 1.732, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं ना। √102 जो है, तो √102 को हम 1.414 लिखेंगे, ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, तो ये दोनों को याद भी रखना है, ठीक। इसको भी हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, √13 आ जाए, √17 आ जाए, √29 आ जाए, तो इस सब को हम क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इस तरह से हम इसको कहेंगे। अब आते हैं इरेशनल नंबर। तो जनरली इरेशनल नंबर कहते किसको है? उधर एक नंबर हो गया रेशनल नंबर, एक हो गया इधर और क्या? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कहते हैं किसको है? जिसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक। तो ये सब √3 √2 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर ना। तो पाई आगे हम देखेंगे पाई क्या होता है। पाई जो होता है जनरली अगर कोई भी सर्किल है ना, कोई भी अगर सर्किल है, तो सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा, मतलब ये घेरा का जो लंबाई होगा ना, और उसके बाद इसका जो डायमीटर होगा, डायमीटर जो होगा, तो इसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को ही हम पाई कहते हैं ना। तो पाई का मान भी, पाई भी क्या है? पाई भी रेशनल नंबर है। पाई का भी अगर वैल्यू, जब इसको हम डिवाइड करते हैं, कोई भी सर्किल ले लेंगे, किसी भी, मतलब छोटा सर्किल ले, बड़ा सर्किल ले, सबका वैल्यू समान आएगा, सबका रेशियो क्या आएगा? समान आएगा। तो सबको जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसका जो रेशियो होगा, मतलब सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं ना। तो पाई का मान 3.14 जनरली हम लोग ध्यान में रखते हैं ना। ये भी तो उसी तरह से आगे जाते रहेगा, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। और पाई का देखो मान 22/7 जो हम रखते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो 22/7 अप्रॉक्स नंबर है। अब 22/7 जो है अप्रॉक्स, मतलब पाई का मान नहीं है 22/7, अप्रॉक्स लगभग मान इसका है 22/7। तो 22/7 तो रिपीटिंग डेसिमल है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिपीट करेगा ना। तो 22/7 है रेशनल नंबर, लेकिन पाई क्या है? इरेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि कोई भी दो इरेशनल नंबर के को अगर हम डिवाइड करेंगे, जैसे √2/√3, तो ये भी क्या निकलेगा? इरेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या? इरेशनल बाई इरेशनल क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। अब इसको हम समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा। उधर हम देखें रियल नंबर ना, उधर हम क्या देखें? सबसे पहले हम देखे थे रियल नंबर, ठीक ना। तो रियल नंबर को एक तो हम डिवाइड किए पहले, कि रियल नंबर को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, एक इंटीजर के फॉर्म में, एक डेसिमल के फॉर्म में ना। तो रियल नंबर को और एक तरह से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर को हम 2 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे, तो एक होगा रेशनल नंबर्स और दूसरा होगा इरेशनल नंबर ना। रेशनल नंबर को हम PYQ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, Q = 0, और जहाँ P और Q क्या है? इंटीजर्स है ना।
और इरेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर मतलब इरेशनल नंबर का मतलब क्या, नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी वाई क्यू फॉर्म में। तो जो कि नन टर्मिनेटिंग है और नन रिपीटिंग है, इसको हम कभी भी पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। एग्जांपल ले लेते हैं, एक ±√103 +−π, सब क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अब आते हैं फिर इंटीजर में ना। इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है, मतलब हम कह सकते हैं कि जितना भी इंटीजर है वो सब रेशनल नंबर है, लेकिन सारा रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है। जैसे मान लिया जाए, कहेंगे कि मान लीजिए 7 क्या है, इंटीजर से, तो 7 पी वाई क्यू के फॉर्म में है, 7 के नीचे में 1 छिपा हुआ है, तो इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कहीं पर 7/5 है, ये तो पी वाई क्यू के फॉर्म में है, इरेशनल नंबर है, इसको हम इंटीजर नहीं कहेंगे। कहने का मतलब हुआ कि जितना भी इंटीजर है हम उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं ना, मतलब जितना भी इंटीजर है उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं ना, इंटीजर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, पी वाई क्यू, तो क्यू इसमें क्या रहेगा, इंटीजर में क्यू मेरा 1 रहेगा, जैसे -8/1, -4/1, उसके बाद 7/1, उसके बाद क्या है 11/1, इस तरह से है। अब इंटीजर देखते हैं। इंटीजर जनरली जो होता है, इंटीजर जो जनरली होता है, इंटीजर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक निगेटिव और एक क्या हो गया, नन निगेटिव ना, एक निगेटिव और एक क्या हो गया, नन निगेटिव। और निगेटिव में -∞ से लेकर के -1 तक हो गया सारा नंबर निगेटिव। अच्छा, नन निगेटिव में 0 से लेकर के इन्फिनिटी हो गया। कहने का मतलब क्या है, जो ये होल नंबर है ना, होल नंबर को ही हम क्या कहते हैं, नन निगेटिव कहते हैं। और 0 जो है, 0 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है ना, 0 को ना तो हम पॉजिटिव कहेंगे ना तो निगेटिव कहेंगे, तो 0 को हम रख सकते हैं नन निगेटिव में। नन निगेटिव मतलब कि जो निगेटिव ना हो, तो 0 तो निगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन 0 तो निगेटिव नहीं है, ठीक ना। ऐसे तो हम इंटीजर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक निगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर में -∞ से -1 तक आएगा, अब पॉजिटिव नंबर में 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक आएगा ना। लेकिन जब हम यहाँ पर नन निगेटिव लिख दिए, तो मतलब जो भी निगेटिव नहीं है वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक। तो जनरली निगेटिव हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो देखते हैं हम, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो देखते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी जो हो गया, इसको हम पॉजिटिव नंबर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर कहेंगे। अब पॉजिटिव नंबर मतलब 1 से इन्फिनिटी तक के नंबर को भी हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी। और जनरली अगर हम इसमें 0 को अटैच कर दिए तो 0 समेत क्या हो जाएगा, वो होल नंबर हो जाएगा। तो अब 0 के बारे में जानते हैं कि एक तो निगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया। तो 0 है क्या, तो चूंकि 0 ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, तो 0 को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर कहते हैं। 0 को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल नंबर। और आगे देखते हैं, अब आगे आते हैं। इंटीजर देख रहे थे, इंटीजर में हम समझ गए ना, निगेटिव पॉजिटिव किसको कहते हैं ना, नन निगेटिव किसको कहते हैं, न्यूट्रल किसको कहते हैं। अब देखो होल नंबर किसको कहेंगे, 0 से स्टार्ट होगा नंबर 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर ना। उसके बाद नोट में हम देखते हैं कि जितना भी इंटीजर्स है वो सब रेशनल नंबर है, जो कि पहले बता दिए हैं, ठीक। अब नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, तो नेचुरल नंबर देखो 0 को छोड़ दो, अब 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। ऐसे काउंटिंग नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे काउंटिंग जब करते हैं हम, गिनती जब गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए जो नेचुरल नंबर है ना, इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर का एक डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब आते हैं इंटीजर में ना। इंटीजर 2 प्रकार का होता है, एक होता है इवन नंबर्स, एक होता है ऑड नंबर्स। इवन इंटीजर या ऑड इंटीजर, ठीक। तो इवन नंबर किसको कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे कि जो 2 से डिविजिबल है ना, जो 2 से डिविजिबल है उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। जैसे 2 हो गया, 4 6 8, ये सब क्या हो गया, इवन नंबर। ऑड नंबर किसको कहेंगे, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7, इस तरह से ना। अच्छा, 0 के बारे में, अब 0 ना तो यहाँ आया ना तो यहाँ आया, तो जो कि बड़ा बड़ा मैथमेटिशियन है ना, इसको प्रूफ कर दिया कि 0 भी इवन नंबर है ना, 0 को भी क्या कह दिया कि इवन नंबर है।
तो जीरो में भी जानना है, अगर कोई पूछेगा कि जीरो क्या है तो जीरो के बारे में हम क्या बताएंगे, इवन नंबर है। ठीक, अच्छा कुछ यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑड ऑड को जोड़ेंगे तो इवन बन जाएगा। जैसे 3 और 5, 3 और 5 दोनों ऑड है, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 5 और 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना। मतलब अगर कोई भी दो ऑड नंबर को जोड़ा जाए या उसको घटाया जाए तो इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर। अच्छा इवन को अगर हम जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी इवन होगा, लेकिन जब ऑड और इवन को हम जोड़ेंगे तब क्या होगा, ऑड नंबर होगा। जैसे सपोज किया जाए कि एक ऑड है 5 और एक इवन है, मान लिया जाए 2 है, ये दोनों का ऐड किए तो क्या हो गया, 7 हो गया। अच्छा ये दोनों को अगर डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो बस इतना ही जानना है कि ऑड और इवन को अगर जोड़ देंगे तो ऑड बनेगा, इसको घटा भी देंगे तब भी ऑड बनेगा। मतलब ऑड ऑड को जोड़ेंगे इवन होगा, इवन को जोड़ेंगे तो इवन होगा, ऑड इवन को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ऑड होगा। ठीक, अब जो है, अब यहाँ हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि ऑड ऑड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड होगा, ऑड इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तब इवन होगा, और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा। जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर है, 3 ऑड है और 5 भी ऑड है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 भी ऑड हो गया ना। ऑड इवन मान लीजिए 5 ऑड है ना, और इवन सपोज किया जाए 4 ले लिए, तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो इवन हो गया ना। अब कोई भी दो को इवन है, जैसे 4 है और 8 है, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 होगा, तो ये भी इवन हो गया। ठीक, अब देखो नेचुरल नंबर में आते हैं, अब इसमें क्या आते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर तो अभी हम बताएं कि काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, बताए ना। तो नेचुरल नंबर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का हिंदी ऐसे होता है, वो भाज्य संख्या है, और कंपोजिट नंबर्स का क्या होगा, भाज्य संख्या है। ठीक, अच्छा प्राइम नंबर जो है ना, प्राइम नंबर क्या होगा कि इसका एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होगा। 2 फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा और इटसेल्फ मतलब खुद ही वही नंबर होगा। जैसे 2 है ना, अब 2 क्या होगा, 2 का फैक्टर 1 होगा, 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो एक फैक्टर 1 हो गया, एक फैक्टर 2 खुद हो गया। मतलब जितना भी प्राइम नंबर है उसमें क्या होगा कि उसका या तो एक चीज हम कह सकते हैं कि डिविजिबल होगा 1 से, या खुद अपने आप से डिविजिबल होगा, या इसका 2 फैक्टर होगा, 1 होगा, या वही खुद नंबर जो है ना, वही खुद नंबर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या हो गया, ये सब हम प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक, अब जो है, अब एक होता है कंसिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। तो कंसिक्यूटिव देखो, ऑड प्राइम नंबर जो है ये 3, 5, 7, अगर ये 3, 5, 7 को देखते हैं तो दोनों में, तीनों में देखो कि 2-2 का डिफरेंस है। इसमें क्या है कि 2-2 का डिफरेंस है, 3, 2, 5, 2, 7। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या हो गया, 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, इस तरह से बढ़ रहा है ना। तो कंसिक्यूटिव मतलब लगातार। कंसिक्यूटिव नंबर किसको कहते हैं, जो कि 2-3 नंबर ऐसा है जिसका डिफरेंस बराबर है। तो पूरा प्राइम नंबर में एक ही पेयर ऐसा है जो कि 3, 5, 7 है, जो कि कंसिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर से, हालांकि और भी होगा, और भी हो सकता है नहीं, और इसमें नहीं है। कंसिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर जो है 3 गो का जो पेयर है ना, 3, 5, 7, ये सिंगल है। तो इसको ध्यान में रखना है कि कंसिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर से अगर कहीं पर आएगा क्वेश्चन में तो इसका मतलब हुआ कि 3, 5, 7 है। अब ट्विन प्राइम किसको कहेंगे ना, तो ट्विन प्राइम किसको कहेंगे ना, अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम कहेंगे। अब जैसे मान लिया जाए 11 और 13 हो गया, तो 11 और 13 का बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, इसलिए हम इसको ट्विन प्राइम कहेंगे। 17, 19, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम कहेंगे। ठीक, अच्छा कुछ चीज और ध्यान में रखना है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या कि 1 और 50, 1 से लेकर 50 तक में कितना प्राइम नंबर है ना, तो 1 से लेकर के 50 तक में 15 गो प्राइम नंबर है ना। तो 15 गो प्राइम नंबर कौन कौन है, एक 2 हो गया ना, 2 हो गया,
3 हो गया, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, 5 होगा, फिर होगा 7 होगा, फिर होगा 11 होगा, फिर होगा 13 होगा, फिर आपका 17, फिर 19 होगा ना, फिर 23 होगा, फिर 29 होगा, होगा ना, फिर 31 होगा, फिर 37 होगा, फिर क्या होगा 41 होगा ना, 47 भी होगा। कितना होगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कोई एक छूटा है ना, 47 एक 43 हो गया, ठीक ना। तो 43 भी प्राइम नंबर है। तो 1 से 50 तक में कितना प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है। अच्छा 51 से लेकर के 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो 10 प्राइम नंबर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि 1 से 50 के बीच कितना प्राइम नंबर है, तो क्या होगा 15। 51 से 100 के बीच कितना प्राइम नंबर है, तो क्या होगा 10। और 1 से 100, जब 1 से 51 15, 51 से 100 10, तो स्वाभाविक है 1 से 100 तक में कितना होगा, 25 प्राइम नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आ गया आपके यहाँ, ठीक। अच्छा जनरली अगर हम कोई प्राइम नंबर लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो प्राइम नंबर का एक फार्मूला, मतलब 3 से बड़ा प्राइम नंबर ना, 3 से बड़ा प्राइम नंबर। एक चीज और ध्यान में रखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2 ना। अच्छा सिंगल, मतलब जितना भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो बहुत ज्यादा है, तो प्राइम नंबर में सिंगल प्राइम नंबर एक है जो कि 2 है, वही इवन है। बाकी जितना भी प्राइम नंबर है सब ऑड है ना। 2 क्या है, मतलब इवन नंबर है। मतलब प्राइम नंबर में अगर कह देगा कि कोई इवन प्राइम नंबर कहीं पर लिख दिया, इसका मतलब क्या, माइंड में क्लिक करना चाहिए कि 2 के बारे में बोल रहा है। 2 को छोड़ करके एक भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन है। तो प्राइम नंबर का जनरली, प्राइम नंबर को हम लिखते कैसे हैं, तो प्राइम नंबर कोई भी अगर प्राइम नंबर रहेगा ना, ती रहेगा 6 अक्स अब प्लस माइनस 1 के फॉर्म में रहेगा, जहां अक्स की जगह पर हम 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। जितना भी प्राइम नंबर है इसी के फॉर्म में रहेगा, वो भी कौन, 3 से बड़ा वाला ना। अब जरूरी नहीं कि अब कोई इस फॉर्म में है। अब जैसे मान लीजिए 25 है, 25 को तो हम लिख सकते हैं 6 × 4 + 1 लिख सकते हैं, 25 हो गया। तो इसका मतलब 25 थोड़ा प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर इस फॉर्म में है, और अदर नंबर भी जो कि कंपोजिट नंबर भी है, कंपोजिट नंबर भी इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक ना। इस फॉर्म में कंपोजिट नंबर भी हो सकता है। अब जैसे सपोज किया जाए कि अगर हम यहाँ अक्स के जगह पर 1 लिखते हैं ना, तो स्वाभाविक है 6 × 1 क्या हो जाएगा 6। अब माइनस अगर 1 दे दें तो क्या होगा 5 होगा ना। 5 को हम लिख सकते हैं ना, 6 × 1 - 1, तो 5 क्या है प्राइम नंबर। अच्छा यहाँ प्लस माइनस हम बोले तो एक बार हम माइनस किए तो दूसरा बार प्लस कर सकते हैं। मान लीजिए अक्स के जगह पर हम 1 दे दिए ना, तो स्वाभाविक है 6 + 1 क्या हो गया 7 हो गया। अब 11 है, 11 को हम लिख सकते हैं 6 × 2 - 1। 13 को लिख सकते हैं 6 × 2 + 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो जितना भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पक्का इस तरह इस फॉर्म में होगा, 6 के +-1 के फॉर्म में रहेगा। कहने का मतलब हो गया कि 6 के +-1 के फॉर्म में हो गया, ठीक। अच्छा 6 के -1 को हम लिख भी सकते हैं 6 के +5 भी लिख सकते हैं। तो या तो 6 के -1 के फॉर्म में रहे, चाहे 6 के +5 के फॉर्म में रहे, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सब प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर का ये फॉर्म होगा, ठीक ना। प्राइम नंबर का जनरली इस तरह से फॉर्म रहेगा। अब देखो, अब हम देखते हैं कि रिलेटिवली प्राइम किसको कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सहभाज्य संख्या, ठीक। तो रिलेटिवली प्राइम किसको कहेंगे, कोई भी अगर 2 नंबर का पेयर रहेगा, उसका अगर हम HCF निकालेंगे, अगर HCF 1 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर। कहने का मतलब क्या, कोई भी एक ऐसा पेयर है जिसमें नंबर जो है, कोई भी एक ऐसा पेयर है जिसमें कुछ कॉमन ना हो। अगर कॉमन नहीं होगा तो स्वाभाविक है 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन है तो वही हो गया HCF ना। तो अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर रहेगा, उसका HCF अगर 1 होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक। अब जैसे यहाँ 4 और 9, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना। अच्छा 15 और 22 इसमें भी कुछ कॉमन है, 39 और 40 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। अच्छा 45 और 55 जो है इसमें कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो दोनों में 5 कॉमन है, तो इसीलिए इसका HCF 5 हो गया, तो इसको हम रिलेटिवली प्राइम नहीं कहेंगे। अब रही बात क्या कि को प्राइम किसको कहते हैं, ठीक ना। तो देखो को प्राइम में जनरली क्या होगा कि को प्राइम में इसमें तो कोई भी नंबर रह सकता है। ये 2 पेयर है, ये दोनों देखो कंपोजिट नंबर है ना।
ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर भी इसमें आएगा, लेकिन इसमें जो को प्राइम नंबर रहेगा, तो को प्राइम नंबर होगा क्या कि पेयर रहेगा दो, कोई भी दो प्राइम नंबर का पेयर, कोई भी दो प्राइम, जैसे 2 3 ले लिए, 3 5 ले लिए, 5 7 ले लिए, 5 11 ले लिए, ये सब क्या, इसको हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है कि रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम में क्या डिफरेंस है। तो रिलेटिवली प्राइम किसको कहेंगे, मतलब कोई भी दो नंबर का ऐसा पेयर रहे जिसमें मतलब जिसका CF 1 हो या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, 1 छोड़ा करके, उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिवली प्राइम। लेकिन जब को प्राइम में आएंगे तो उसका जो पेयर होगा तो दोनों नंबर जो रहेगा वो प्राइम नंबर रहेगा। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं, 1 के बारे में देखते हैं। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। देखो कंपोजिट का क्या डिफिनेशन है ना, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि इसका कम से कम 2 फैक्टर हो, कम से कम नहीं, इसका जो है 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर रहेगा। 2 फैक्टर का मतलब क्या, खुद वही नंबर रहेगा और 1 रहेगा। लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि एटलीस्ट 3 फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है कि एटलीस्ट इसमें 3 फैक्टर हो, तो 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए हम लेते हैं कोई कंपोजिट नंबर 8 लेते हैं, तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा ना, 8 खुद भी है, ठीक ना। तो इसमें 3 है ना, कम से कम 3 से ज़्यादा हो सकता है, कम से कम 3 हो, तो उसी को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। अगर इस डिफिनेशन के अनुसार अगर हम यहाँ पर आते हैं ना, इस डिफिनेशन के अनुसार अगर यहाँ पर हम आते हैं, तो अब 1 जो है, 1 तो प्राइम नंबर तो है ना, प्राइम नंबर में कहता है क्या कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर रहना चाहिए। 1 का तो एक वो फैक्टर 1 है, खुद अपने आप है ना। अच्छा 1 का एक ही फैक्टर है। अच्छा कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि एटलीस्ट इसमें 3 फैक्टर रहना चाहिए, तो 3 फैक्टर तो इसमें है ना, तो स्वाभाविक है कि 1 क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर। 1 को हम ना तो प्राइम नंबर कहेंगे ना तो कंपोजिट नंबर कहेंगे। अच्छा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो गया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट चूंकि 1 का तो एक वो फैक्टर है 1, 2 का 2 फैक्टर है 1 और 2, 3 का भी 2 एगो फैक्टर है 1 और 3, 4 में जब आते हैं तो इसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी है, 4 भी है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन हो गया, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 हो गया ना। अच्छा अगर कह देगा कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर ना, तो ऑड कंपोजिट नंबर अगर कह दे तो ये 9 होगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब एक बहुत अच्छा नंबर हम बता रहे हैं, परफेक्ट नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट नंबर कहेंगे किसको, तो परफेक्ट नंबर का डिफिनेशन होता है इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर, मतलब उस नंबर को छोड़ के, इज इक्वल टू दैट नंबर देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। सपोज किया जाए कि कोई भी एक नंबर 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 2 3, 6 को छोड़ देंगे तो 1 2 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 6 हो गया, मतलब इसके फैक्टर को, मतलब खुद उसको छोड़ करके बाकी जो फैक्टर है उसको ऐड करेंगे तो वही नंबर बन जाए, तो 6 को हम क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। अच्छा ये जो 15 है, 15 का फैक्टर क्या 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 है, 1 है, 3 है, 5 है, 15 खुद है लेकिन 15 को लेना नहीं चूंकि यहाँ कह दिए एक्सक्लूडिंग द नंबर, तो स्वाभाविक है 1 + 3 + 5 ही क्या हो गया, 9 हो गया। अच्छा 9 इसका सम तो 15 हुआ ना, तो ये क्या हो गया, ये परफेक्ट नंबर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट नंबर। ठीक, अब जैसे 28 में आते हैं, तो 28 में क्या हो गया, 1 2 4 7 14 हो गया। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर कैसे पहचानेंगे, बस उसका फैक्टर ले लेंगे और उस नंबर को छोड़ करके बाकी जो नंबर रहेगा ना उसको हम जोड़ेंगे, मतलब उसके जो फैक्टर रहेगा उस फैक्टर को हम जोड़ेंगे, तो उसका सम अगर वही नंबर आए तो हम उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। इसको समझ गए। ठीक, और देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल परफेक्ट नंबर में। जैसे परफेक्ट नंबर का एक चीज़ और है कि परफेक्ट नंबर में एक खूबी है, क्या खूबी है कि परफेक्ट नंबर का जो भी फैक्टर है अगर उसका हम रिवर्स कर दें, उसको उल्टा दें, उल्टा करके जब उसको हम जोड़ेंगे ना तो उसका सम हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। उसका सम हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। जैसे 6 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अच्छा 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, 2 का उल्टा 1/2 होगा, 3 का उल्टा 1/3 होगा और 6 का उल्टा 1/6 होगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो इसका नीचे का एलसीएम 6 होगा ना,
तो इसको जोड़ेंगे तो 12/6 आया, तो क्या आ गया 2 आ गया ना। जैसे 28 है, 28 का भी फैक्टर कौन कौन है 1 2 4 7 14 28। अब इसको हम उल्टा करके हम जोड़ेंगे तो इसका भी सॉल्यूशन क्या आएगा 2 आया। तो परफेक्ट नंबर को हम दो तरह से पकड़ सकते हैं। परफेक्ट नंबर जनरली हम कैसे कैसे इसको कहेंगे ना, जैसे परफेक्ट नंबर है तो एक तो यही हो गया कि उसका जितना भी फैक्टर है, ऑल फैक्टर जो भी है, उस फैक्टर में उस नंबर को छोड़ करके जितना भी नंबर है, उस नंबर को छोड़ करके जितना भी नंबर है ना, उसको अगर हम उसके फैक्टर को जोड़ेंगे तो उसी नंबर के बराबर आएगा। या हम ऐसा कह सकते हैं, दूसरा तरह से हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी एक नंबर है, इसका फैक्टर 1 2 3 एंड 6 हो गया। अगर इसके फैक्टर को जोड़ेंगे तो जो कि मूल नंबर है उसका ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जैसे 6 3 9 9 2 11 1 12, इसका दुगना हो गया ना, मतलब ऑल फैक्टर को जोड़ेंगे तो दुगना हो जाएगा, और उस नंबर को छोड़ देंगे तो उसी नंबर के बराबर आएगा ना। तो एक परफेक्ट नंबर ही हो गया। दूसरा परफेक्ट नंबर का क्या डिफिनेशन है कि इसका रिवर्स को, मतलब इसका जितना भी फैक्टर है उसके रिवर्स को अगर हम उल्टा करके ऐड कर देंगे तो उसका सम क्या आएगा 2 आएगा। ठीक, जैसे यहाँ 28 है। ठीक, अब आते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसको कहेंगे, प्लेस वैल्यू किसको कहेंगे। तो फेस वैल्यू तो आसान है, मान लीजिए कोई एक मान लीजिए नंबर है 983741 ना 1, जैसे 9,83,741 है। अब इसमें कहेगा कि 4 का फेस वैल्यू, तो फेस मतलब होता है चेहरा ना, तो 4 का चेहरा 4 ही रहेगा, तो 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ 4 हो जाएगा ना। अच्छा, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, 4 किस प्लेस पर है, तो 10th प्लेस पर है ना। यूनिट 10th इस तरह से होता है ना, 100 1000 इस तरह से होता है ना, ऐसे हिंदी में इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरह से बोलते हैं। तो बस अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कह देते 4 को लेंगे, और ये 10th प्लेस है इसलिए हम यहाँ पर 0 दे देंगे। अगर कह देगा फेस वैल्यू ऑफ 8 का अगर फेस वैल्यू कहेगा तो स्वाभाविक है 8 ही रहेगा ना। और अगर इसका हमको कहेगा प्लेस वैल्यू निकालने के लिए तो स्वाभाविक है 80,000 हो जाएगा। समझे इसको ना। ये नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट है। कल हम बताएंगे यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट को हम देखेंगे कल। ठीक, आज इतना ही रहने दीजिए।